हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस के एडवांस लेवल करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर जो परीक्षा में बिल्कुल डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, वेपन सप्लाई और मिलिट्री एड अब वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सबसे पहले कोर आर्ग्यूमेंट समझिए। आर्म सप्लाई मतलब बिना डायरेक्ट वॉर के पावर प्रोजेक्शन, मिलिट्री एड मतलब स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी क्रिएट करना। अब वेस्ट एशिया में वेपन सप्लाई कैसे रीजन को शेप करती है? पहला पॉइंट, अलायंस कंसोलिडेशन। यूएस अपने एलाई को मजबूत करने के लिए इजराइल और गल्फ कंट्रीज को एडवांस हथियार देता है। दूसरा, डिफरेंस बिल्डिंग। ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को डेवलप करता है ताकि यूएस और इजराइल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस बना सके। तीसरा, प्रॉक्सी एम्पावरमेंट। हौथी और हिजबुल्लाह जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को हथियार मिलने से प्रॉक्सी वॉरफेयर बढ़ती है। अब यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में लिंक क्या है? इजराइल को मिलते हैं एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, जबकि ईरान ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एसिमेट्रिक नेवल कैपेबिलिटी डेवलप करता है। अब इसका रीजनल स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिसाइल डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में आर्म्स रेस तेज होती है। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। सिविलियन कैजुअल्टी बढ़ती है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गहरा होता है। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैरीटाइम इनसिक्योरिटी बढ़ती है और ग्लोबल लेवल पर एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी होती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वेपन सप्लाई अब फॉरेन पॉलिसी करेंसी बन चुकी है, जो शॉर्ट टर्म में डिफरेंस देती है लेकिन जैंग क्यूआई टर्म में रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ाती है। प्रश्न 2, भारत का आईईए के कोऑर्डिनेटेड ऑयल रिलीज से बाहर रहना एनर्जी रियलिज्म को दर्शाता है। समीक्षा कीजिए। भारत ने ऑप्ट आउट क्यों किया? पहला कारण है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत वेस्टर्न ब्लॉक के प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहता। दूसरा, डोमेस्टिक प्रायोरिटी। भारत अपने एसपीआर यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। तीसरा, कॉस्ट बेनिफिट इशू। ऑयल रिलीज करने से प्राइस में तुरंत और बड़ा बदलाव हमेशा नहीं आता। चौथा, भारत का इंपोर्ट बास्केट ओईसीडी कंट्रीज से अलग है। पांचवा, जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। भारत खुद को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं दिखाना चाहता। अब इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या हैं? भारत की इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी मजबूत होती है, एसपीआर की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है और भारत फ्लेक्सिबल सोर्सिंग कर सकता है जैसे रूस, वेस्ट एशिया और अफ्रीका। लेकिन रिस्क भी हैं। आईईए पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन कमजोर हो सकता है। भारत को फ्री राइडर माना जा सकता है और ऑयल शॉक में कलेक्टिव बार्गेनिंग कमजोर हो सकती है। वे फॉरवर्ड में भारत को चाहिए एसपीआर कैपेसिटी बढ़ाना, सप्लायर डाइवर्सिफाई करना और ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस में अपनी भूमिका मजबूत करना। प्रश्न 3, भारत फिनलैंड सहयोग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और इनोवेशन में कैसे बढ़ सकता है? फिनलैंड भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लीडर है। एजुकेशन, डिजिटल गवर्नेंस, क्लीन टेक इनोवेशन और 5G तथा 6G टेक्नोलॉजी में अब इमर्जिंग कोऑपरेशन एरियाज क्या हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर रेजिलियंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्मार्ट सिटीज और ई गवर्नेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन मोबिलिटी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी यानी वेस्ट टू वेल्थ और आर्कटिक रिसर्च कोऑपरेशन। ग्रीन ट्रांजिशन में फिनलैंड भारत को कैसे सपोर्ट कर सकता है? एनर्जी एफिशिएंसी टेक ट्रांसफर देकर, कार्बन न्यूट्रल इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप करके, बैटरी स्टोरेज और सस्टेनेबल माइनिंग में ज्वाइंट R&D करके और ईयू ग्रीन फाइनेंस चैनल्स के जरिए डिजिटल ट्रांजिशन में। साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स और डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में कोऑपरेशन हो सकता है। निष्कर्ष में भारत फिनलैंड पार्टनरशिप इनोवेशन लेड डिप्लोमेसी का मॉडल बन सकती है। प्रश्न 4, रायसीना डायलॉग भारत का की प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये इंडिया की ग्लोबल इमेज और सॉफ्ट पावर को कैसे मजबूत करता है? सबसे पहले समझिए रायसीना डायलॉग क्या है। ये भारत का फ्लैगशिप जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। इसे विदेश मंत्रालय और ORF मिलकर आयोजित करते हैं। अब इसका रोल इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी में। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नैरेटिव बिल्डिंग करता है, वेस्ट सेंट्रिक फोरम के बाहर कोलिशन बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म देता है, भारत को ग्लोबल लेवल पर मीडिएटर और एजेंडा सेटर बनाता है, सॉफ्ट पावर में योगदान, भारत की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स दिखाता है, इंडिया की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप को प्रमोट करता है और सिविलाइजेशनल नैरेटिव मजबूत करता है। वसुधैव कुटुंबकम की डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाता है। स्ट्रेटेजिक आउटकम्स, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर चर्चा, कनेक्टिविटी कॉरिडोर, क्लाइमेट एक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर कंसेंसस बिल्ड करता है। ये निवेशक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप आकर्षित करने में भी मदद करता है, लेकिन लिमिटेशन भी है। कई बार यह केवल एलिट डिस्कोर्स तक सीमित रह जाता है और ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा होनी चाहिए। निष्कर्ष, रायसीना डायलॉग भारत की थॉट लीडरशिप एंड डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है। प्रश्न 5, यूएस इजराइल ईरान वॉर में रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व बताइए। सबसे पहले समझिए ये रीजन क्यों महत्वपूर्ण है।
ये ग्लोबल मैरीटाइम चौक पॉइंट्स हैं। यहाँ से एनर्जी ट्रेड, कंटेनर शिपिंग और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स गुजरते हैं। अब रेड सी का महत्व। ये सुएज कैनाल का गेटवे है। डिसरप्शन से यूरोप एशिया ट्रेड रूट प्रभावित होता है। गल्फ ऑफ एडन रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है। यहाँ पायरेसी का रिस्क अधिक है और नेवल मिलिट्रीकरण भी बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये क्रिटिकल ऑयल चौक पॉइंट है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइस तुरंत बढ़ जाएगा। ये रीजन जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव क्यों है? यूएस नेवल फोर्सेज की मौजूदगी, ईरान की एसिमेट्रिक नेवल स्ट्रैटेजी और हौथी जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के अटैक, साथ ही चीन एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है, ईयू ट्रेड रूट सुरक्षित रखना चाहता है और गल्फ कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। कॉन्फ्लिक्ट का प्रभाव, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, शिपिंग डिले होती है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंडियन ओशन रीजन में मिलिट्रीकरण बढ़ता है। निष्कर्ष, ये रीजन ग्लोबल इकोनॉमी की आर्टरीज है और यहाँ अस्थिरता पूरी दुनिया को हिला देती है। प्रश्न 6, इंडियन ओशन अब पावर प्रोजेक्शन का थिएटर बन रहा है। यूएस द्वारा ईरानी वॉरशिप डुबाने की घटना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिक क्यों है? यहाँ से ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा गुजरता है और ऑयल शिपमेंट का मेजर रूट यही है। यहाँ होर्मुज, बाब अल मंदेब और मलक्का जैसे चोक पॉइंट हैं। ये घटना क्या संकेत देती है? इंडियन ओशन ट्रेड स्पेस से कॉन्फ्लिक्ट थिएटर बन रहा है। यूएस मिलिट्री ऑपरेशन की रीच बढ़ गई है और ईरान पर्शियन गल्फ से बाहर एसिमेट्रिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है। मिलिट्रीकरण के मुख्य कारण, यूएस एनर्जी रूट्स और एलआई की सुरक्षा, ईरान नेवल हरेसमेंट द्वारा डिट्रेंस, चीन ड्यूल यूज पोर्ट्स के जरिए नेवल प्रेजेंस, गल्फ स्टेट्स और इजराइल की समुद्री रुचि, भारत पर प्रभाव, मैरीटाइम ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा। भारत को चाहिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मजबूत करना, नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ाना और रीजनल डिप्लोमेसी बढ़ाना। निष्कर्ष, इंडियन ओशन अब न्यू फ्रंटलाइन ऑफ जियोपॉलिटिक्स बन रहा है। प्रश्न 7, इंडिया कनाडा स्ट्रेटेजिक रीसेट के कारण, चुनौतियां और अवसर बताइए। रीसेट की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल बेनिफिट, कनाडा में इंडियन डायस्पोरा की बड़ी भूमिका, इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी के लिए सहयोग, कनाडा की क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन में रुचि। चुनौतियां, पॉलिटिकल एलिगेशन से ट्रस्ट डेफिसिट, एक्सट्रीमिज्म कंसर्न, वीजा रिस्ट्रिक्शन और डिप्लोमैटिक एक्सपल्शन, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस, ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में डिफरेंस। अवसर, एजुकेशन सेक्टर, टेक स्टार्टअप्स, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट, क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन, पीपल टू पीपल टाइज, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोऑपरेशन वे फॉरवर्ड, इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, एक्सट्रीमिस्ट फाइनेंसिंग पर स्ट्रॉन्ग एक्शन, ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइवल विद सेफगार्ड्स। निष्कर्ष, रीसेट संभव है यदि सिक्योरिटी और डायस्पोरा इशू को प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल किया जाए। प्रश्न 8, डूरेंट लाइन विवाद, अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में फॉल्ट लाइन बना हुआ है। इसके ऐतिहासिक कारण और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन बताइए। ऐतिहासिक रूट्स, 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बनाई गई। ये एक आर्टिफिशियल बॉर्डर है जो पश्तून ट्राइबल रीजन को काटती है। 1947 के बाद अफगानिस्तान ने इसे पूरी तरह मान्यता नहीं दी। विवाद क्यों जारी है? पश्तून नेशनलिज्म, तालिबान की एम्बिगुअस पोजीशन, पोरोस बॉर्डर और कमजोर गवर्नेंस। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, तालिबान और टीटीपी जैसे ग्रुप्स को सेफ हेवन, आर्म्स, ड्रग्स और इलीगल माइग्रेशन की स्मगलिंग। बॉर्डर क्लैश से पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध अस्थिर, रीजनल टेररिज्म और सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी पर प्रभाव। भारत के लिए इम्प्लीकेशन, पाकिस्तान अस्थिरता को कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। अफगानिस्तान अस्थिर होने से चाबहार कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। निष्कर्ष, डूरेंट लाइन दक्षिण एशिया में लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का स्ट्रक्चरल कारण बनी हुई है। प्रश्न 9, एचईवी भारत के लिए ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी हो सकती है। इसके फायदे, लिमिटेशन और पॉलिसी नीड्स बताइए। एचईवी क्यों महत्वपूर्ण है? ये आईसीई व्हीकल और फुल ईवी के बीच ब्रिज का काम करते हैं। फायदे, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर जिससे ऑयल इंपोर्ट बिल घटेगा, आईसीई के मुकाबले एमिशन कम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम निर्भरता, भारत में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और कमजोर ग्रिड के लिए उपयुक्त लिमिटेशन, फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता बनी रहती है, कॉस्ट ज्यादा, बैटरी डिस्पोजल और रिसाइकलिंग चुनौती, गलत इंसेंटिव से ईवी ट्रांजिशन स्लो हो सकता है। पॉलिसी नीड्स, रेशनल टैक्स स्ट्रक्चर और जीएसटी इंसेंटिव, डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग एमिशन स्टैंडर्ड्स, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पैरेलल डेवलपमेंट, स्क्रैपेज पॉलिसी के साथ ग्रीन मोबिलिटी इंटीग्रेशन। निष्कर्ष, एचईवी शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है लेकिन इसे लॉन्ग टर्म ईवी विजन के साथ अलाइन करना जरूरी है। प्रश्न, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस को दिखाती है। इसके फाइंडिंग्स और इंडिया के उपाय बताइए। की फाइंडिंग्स, माइग्रेटरी स्पीशीज में गिरावट के मुख्य कारण, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, इलीगल हंटिंग, पॉल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट। सबसे ज्यादा खतरा
माइग्रेटरी बर्ड्स, मरीन स्पीशीज, रिवराइन इकोसिस्टम डिक्लाइन के मेजर ड्राइवर्स। डैम और पावर लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैरियर्स, अनसस्टेनेबल फिशिंग और बाइकैच। वेटलैंड डिस्ट्रक्शन और कोस्टल डिग्रेडेशन भारत के लिए महत्व। भारत सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज का हिस्सा है। कई रामसर साइट्स दबाव में हैं। भारत को क्या करना चाहिए? वेटलैंड प्रोटेक्शन और हैबिटेट रेस्टोरेशन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। प्रोटेक्टेड कॉरिडोर और इको सेंसिटिव जोन एक्सपैंड करना। सस्टेनेबल फिशिंग और कोस्टल रेगुलेशन। क्लाइमेट अडेप्टेशन को बायोडायवर्सिटी पॉलिसी में जोड़ना। CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के तहत इंटरनेशनल कोऑपरेशन। निष्कर्ष, माइग्रेटरी स्पीशीज की सुरक्षा भारत की इकोसिस्टम सिक्योरिटी और बायोडायवर्सिटी के लिए अत्यंत जरूरी है। प्रश्न 11, मिसाइल डिफेंस सिस्टम वल्नरेबिलिटी कम करते हैं लेकिन आर्म्स रेस बढ़ाते हैं। US, इजराइल, ईरान संदर्भ में चर्चा कीजिए। कोर स्टेटमेंट एनालिसिस। मिसाइल डिफेंस एक शील्ड देता है लेकिन इससे काउंटर शील्ड वेपन रेस शुरू हो जाती है। मिसाइल डिफेंस वल्नरेबिलिटी कैसे कम करता है? सिटीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। डिटेरेंस बढ़ाता है क्योंकि डैमेज कम होता है। लिमिटेड रिटेलिएशन संभव बनाता है। US, इजराइल मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर। मल्टी लेयर सिस्टम, आयरन डोम, शॉर्ट रेंज डेविड स्लिंग, मीडियम रेंज एरो सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल। US सपोर्ट से इजराइल की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ती है। ईरान का रिस्पॉन्स यानी आर्म्स रेस डायनेमिक। ईरान एक्सपैंड कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल, इन्वेंट्री ड्रोन, स्वाम हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटेशन। स्ट्रैटेजी, डिफेंस सिस्टम को सैचुरेशन अटैक से ओवरवेल्म करना। स्ट्रैटेजिक कंसिक्वेंसेस, सभी एक्टर्स का डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ता है। रीजन में एडवांस मिसाइल और ड्रोन प्रोलिफरेशन। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक लॉजिक बढ़ता है। प्रॉक्सी ग्रुप्स को ड्रोन और मिसाइल मिलने लगते हैं। एक्सीडेंटल एस्केलेशन का रिस्क बढ़ता है। वाइडर रीजनल इफेक्ट। गल्फ स्टेट्स भी मिसाइल शील्ड चाहते हैं जिससे मिलिट्रीकरण बढ़ता है। US, रूस और चीन जैसे एक्सटर्नल पावर का इन्वॉल्वमेंट और गहरा होता है। निष्कर्ष, मिसाइल डिफेंस शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी देता है लेकिन जैंग QI टर्म में वेस्ट एशिया में आर्म्स रेस और इंस्टेबिलिटी को स्ट्रक्चरल रूप से बढ़ाता है। प्रश्न 12, US, इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए अटैक्स की लीगैलिटी को UN चार्टर, सोवरेंटी और सेल्फ डिफेंस के आधार पर क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। सबसे पहले UN चार्टर फ्रेमवर्क समझिए। आर्टिकल 2.4 कहता है कि किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के खिलाफ फोर्स का उपयोग प्रतिबंधित है। आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस की अनुमति देता है लेकिन केवल तब जब आर्म्ड अटैक हो चुका हो और अगर कोई कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन करना है तो चैप्टर 7 के तहत UNSC ऑथराइजेशन जरूरी होता है। अब बात करते हैं सोवरेंटी और नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल की। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक सीधे ईरान की टेरिटोरियल सोवरेंटी का उल्लंघन करती है। ये इंटरनेशनल ऑर्डर को कमजोर करती है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम कंसेंट पर आधारित होता है। अब US और इजराइल का मेन आर्ग्यूमेंट होता है सेल्फ डिफेंस। वे दावा करते हैं एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस यानी इमिनेंट थ्रेट के कारण अटैक करना और मिसाइल या ड्रोन अटैक रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस में प्रॉब्लम यह है कि इमिनेंस को साबित करना बहुत मुश्किल है और प्रिवेंटिव वॉर इंटरनेशनल लॉ में पूरी तरह एक्सेप्टेड नहीं है। अब सेल्फ डिफेंस में 2 टेस्ट जरूरी होते हैं। नेसेसिटी यानी कोई पीसफुल ऑप्शन बचा नहीं था। प्रोपोर्शनैलिटी यानी फोर्स लिमिटेड और जस्टिफाइड होनी चाहिए। अगर बड़े स्केल पर स्ट्राइक होती है तो वो डिफेंस नहीं बल्कि रिटेलिएशन मानी जा सकती है। एक और एंगल है कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। अगर इजराइल US से मदद मांगता है तो इजराइल पर आर्म्ड अटैक साबित करना होगा और आर्टिकल 51 के तहत UNSC को रिपोर्ट करना जरूरी होगा। निष्कर्ष में, अगर UNSC मैंडेट नहीं है और सेल्फ डिफेंस के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुए तो US इजराइल अटैक की लीगैलिटी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है और ये यूनिलेटरल फोर्स को नॉर्मलाइज कर सकता है। प्रश्न 13, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी IHL इस कॉन्फ्लिक्ट में कितना रिलेवेंट है? सिविलियन कैजुअलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी क्यों सेंट्रल हैं? सबसे पहले समझिए कि IHL क्यों जरूरी है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व करता है मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन वॉरफेयर, अर्बन वॉर और प्रॉक्सी एक्टर्स जिससे सिविलियन डैमेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अब IHL के मेजर प्रिंसिपल्स हैं। डिस्टिंक्शन, सिविलियन और कॉम्बैटेंट में अंतर। प्रोपोर्शनैलिटी, एक्सेसिव सिविलियन डैमेज नहीं होना चाहिए। मिलिट्री नेसेसिटी, केवल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ही टारगेट। प्रिकॉशन, सिविलियन डैमेज मिनिमाइज करना। और अस्पताल, वाटर सिस्टम, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स की सुरक्षा। अब सिविलियन कैजुअलिटी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? अर्बन डेंसिटी में कोलैटरल डैमेज बहुत बढ़ जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया के कारण ग्लोबल आउटरीच होता है और सिविलियन डेथ से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, सैंक्शन और ICC स्क्रूटनी बढ़ती है। प्रोपोर्शनैलिटी बहुत ज्यादा कंटेस्टेड इसलिए है क्योंकि मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक में अनइंटेंडेड कैजुअलिटी ज्यादा होती है। ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, एयरपोर्ट, ब्रिज नष्ट होते हैं और सैचुरेशन अटैक में डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म होने से इंडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट हो सकता है। इंप्लीमेंटेशन में चुनौतियां भी हैं। नॉन स्टेट प्रॉक्सी IHL फॉलो नहीं करते। डिनायल और मिस इन्फॉर्मेशन से अकाउंटेबिलिटी कठिन होती है और कमांड चेन फ्रैगमेंटेड रहती है।
निष्कर्ष, IHL मिनिमम ह्यूमैनिटी प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है। इसके वायोलेशन रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन की लेजिटिमेसी को कमजोर करते हैं। प्रश्न 14, UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अब मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट से टेस्ट हो रहा है। इंडियन ओशन में मैरीटाइम अटैक्स के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सबसे पहले, UNCLOS पर स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। UNCLOS के मेजर प्रिंसिपल्स हैं: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इनोसेंट पैसेज, सी लैंड्स की सुरक्षा, EEZ राइट्स यानी 200 नॉटिकल माइल्स, और पायरेसी के खिलाफ कोऑपरेशन की ड्यूटी। अब मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट UNCLOS को कैसे चैलेंज करते हैं? कमर्शियल शिपिंग पर अटैक ग्लोबल कॉमन्स को डिस्टर्ब करता है। नेवल ब्लॉकेड और इंटरसेप्शन की लीगैलिटी पर सवाल उठता है। समुद्र में ड्रोन और मिसाइल से सिविलियन और मिलिट्री टारगेट में अंतर ब्लर हो जाता है। इंडियन ओशन में थ्रेट्स हैं: रेड सी में प्रॉक्सी अटैक्स, गल्फ ऑफ एडन में पायरेसी का रिसर्जेंस और मेजर पावर्स का नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ना। भारत के लिए इम्प्लीकेशन: ट्रेड सिक्योरिटी को खतरा, एनर्जी इंपोर्ट्स प्रभावित और डायस्पोरा एवैक्यूएशन रूट्स पर रिस्क भारत को चाहिए। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसे IORA और क्वाड के साथ काम करना वे फॉरवर्ड। एंटी पायरेसी पेट्रोल, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को मजबूत करना। निष्कर्ष, इंडियन ओशन में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट UNCLOS की क्रेडिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर ग्लोबल ट्रेड के लिए अनिवार्य है। प्रश्न 15, इंडिया इजराइल रिलेशन का इवोल्यूशन और प्रेजेंट स्टेटस बताइए। साथ ही भारत इजराइल और ईरान दोनों से बैलेंस कैसे करेगा? इंडिया इजराइल रिलेशन का इवोल्यूशन: शुरुआती समय में भारत का रिलेशन लिमिटेड था क्योंकि कोल्ड वॉर और फिलिस्तीन पॉलिसी। 1992 में फुल डिप्लोमैटिक रिलेशन बने। 2000 के बाद डिफेंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से विस्तार हुआ। प्रेजेंट स्टेटस के मुख्य पिलर्स: डिफेंस कॉपरेशन, मिसाइल, UAV, सर्विलांस, एग्रीकल्चर, ड्रिप इरिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनोवेशन, स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी, AI, वाटर मैनेजमेंट, डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पीपल टू पीपल टाइज। अब ईरान भारत के लिए क्यों जरूरी है? एनर्जी सिक्योरिटी, चाबहार पोर्ट और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी। पाकिस्तान इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में भूमिका। भारत बैलेंस कैसे कर सकता है? इशू बेस्ड अलाइनमेंट अपनाकर, ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं। इजराइल के साथ डिफेंस टेक, ईरान के साथ कनेक्टिविटी और एनर्जी डिप्लोमेसी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना और पीस डिप्लोमेसी द्वारा डी एस्केलेशन को सपोर्ट करना। चुनौतियां: US सैंक्शन ईरान से डीलिंग को कठिन बनाते हैं। वेस्ट एशिया पोलराइजेशन भारत पर दबाव बढ़ाता है। निष्कर्ष, भारत को प्रैग्मेटिक मल्टी अलाइनमेंट अपनाना होगा ताकि नेशनल इंटरेस्ट सुरक्षित रहे और रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे। प्रश्न 16, रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन का टूल बन रहे हैं। इंडिया की ट्रेड अप्रोच समझाइए। आज रेसिप्रोकल ट्रेड बढ़ रहा है क्योंकि WTO स्टैग्नेशन के कारण मल्टीलेटरलिज्म कमजोर हुआ। देश अब बाइलेटरल और प्लूरीलेटरल डील्स पर फोकस कर रहे हैं और ट्रेड अब सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि डिजिटल ट्रेड स्टैंडर्ड्स और सप्लाई चेन पर भी आधारित है। इंडिया का ट्रेड डिप्लोमेसी अप्रोच: डिफेंसिव सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन की तरफ शिफ्ट, फोकस ऑन मार्केट एक्सेस, रूल्स ऑफ ओरिजिन, नॉन टैरिफ बैरियर रिडक्शन। मुख्य उदाहरण: UAE इंडिया CEPA, ऑस्ट्रेलिया ECTA, इंडिया EFTA TEPA, UK FTA और EU FTA नेगोशिएशन। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव: सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना यानी China +1, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योर करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, फार्मा, टेक्सटाइल, IT सर्विसेज कंसर्न और क्रिटिसिज्म, MSME पर इंपोर्ट सर्ज का खतरा, एग्रीकल्चर सेंसिटिविटी, डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत करनी होगी। निष्कर्ष, आज ट्रेड भी जियोपॉलिटिक्स है। भारत को ओपननेस और आत्मनिर्भरता में बैलेंस बनाकर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बढ़ाना होगा। प्रश्न 17, वर्ल्ड वाटर डे 2026 कहता है कि वाटर सिक्योरिटी क्लाइमेट सिक्योरिटी है। इंडिया की चुनौतियां और इनिशिएटिव्स का मूल्यांकन कीजिए। वाटर सिक्योरिटी क्लाइमेट सिक्योरिटी क्यों है? क्लाइमेट चेंज से ड्रॉट बढ़ता है, एक्सट्रीम फ्लड बढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस बढ़ता है। भारत की मुख्य जल चुनौतियां: रेनफॉल का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, रिवर पॉल्यूशन और सीवेज ट्रीटमेंट की कमी, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट, अर्बन वाटर क्राइसिस यानी डिमांड सप्लाई गैप। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स: जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, PMKSY यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अमृत योजना, नेशनल वाटर मिशन गैप्स और लिमिटेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग बहुत कमजोर, गवर्नेंस फ्रैगमेंटेड है, एक्वीफर मैपिंग आधारित, रेगुलेशन कमजोर, क्लाइमेट अडेप्टेशन पूरी तरह मेन स्ट्रीम नहीं है। वे फॉरवर्ड, वाटर बजटिंग और डिमांड साइड मैनेजमेंट,
अर्बन वेस्ट वाटर रीयूज, वाटरशेड डेवलपमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। निष्कर्ष, वाटर गवर्नेंस रिफॉर्म भारत की क्लाइमेट रेजिलियंस और फूड सिक्योरिटी के लिए अत्यंत जरूरी है। प्रश्न 18 नॉर्वेस्टर और लोकल विंड्स को समझाइए। एग्रीकल्चर, डिजास्टर और अर्बन अडेप्टेशन पर प्रभाव बताइए। नॉर्वेस्टर क्या हैं? ये ईस्टर्न इंडिया में प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। इन्हें लोकली काल बैसाखी कहा जाता है। ये होते हैं इंटेंस सरफेस हीटिंग, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी के कारण इंडिया की प्रमुख लोकल विंड्स। लू, नॉर्थ इंडिया में गर्म और ड्राई विंड। मैंगो शावर, केरल और कर्नाटक में प्री मानसून रेन। नॉर्वेस्टर, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में थंडरस्क्वॉल एग्रीकल्चर पर प्रभाव। नॉर्वेस्टर से जूट और पैडी को फायदा, लेकिन स्टॉर्म डैमेज भी। मैंगो शावर कॉफी और मैंगो रिपनिंग में हेल्पफुल। लू से वीट और लाइव स्टॉक पर हीट स्ट्रेस डिजास्टर इम्पैक्ट। लाइटनिंग डेथ, बहुत बड़ा खतरा। हेलस्टॉर्म से ऑर्चर्ड डैमेज, तेज हवा से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। अर्बन क्लाइमेट अडेप्टेशन नीड्स, हीट एक्शन प्लान। IMD अर्ली वार्निंग सिस्टम, कूल रूफ, ग्रीन कवर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अपग्रेड। निष्कर्ष, लोकल विंड्स क्लाइमेट रिसोर्स भी हैं और हैजर्ड भी। अडेप्टेशन के लिए फोरकास्टिंग और रेजिलिएंट प्लानिंग जरूरी है। प्रश्न 19 एयर पोल्यूशन अब केवल एनवायरमेंट इशू नहीं बल्कि हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है। कारण, प्रभाव और समाधान बताइए। एयर पोल्यूशन मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस है क्योंकि पब्लिक हेल्थ पर असर, लेबर प्रोडक्टिविटी घटती है, GDP लॉस होता है और ब्लैक कार्बन क्लाइमेट फोर्सिंग बढ़ाता है। मुख्य कारण, ट्रांसपोर्ट एमिशन, खासकर डीजल, इंडस्ट्रियल एमिशन और थर्मल पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, बायोमास बर्निंग और स्टबल बर्निंग, हाउस होल्ड सॉलिड फ्यूल, विंटर इन्वर्जन जिससे पॉल्यूटेंट्स ट्रैप होते हैं। मुख्य प्रभाव, अस्थमा, COPD, हार्ट डिजीज, प्रीमैच्योर डेथ। हेल्थ केयर बर्डन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी लॉस और टूरिज्म डिक्लाइन, विजिबिलिटी कम और क्रॉप यील्ड घटती है। पॉलिसी सॉल्यूशंस, NCAP को बाइंडिंग टारगेट के साथ स्ट्रॉन्ग करना, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EV इकोसिस्टम, PNG, CNG और रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट, डस्ट कंट्रोल और अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इंसेंटिव, ग्रैप का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नेंस नीड्स, एयरशेड बेस्ड अप्रोच, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंप्लायंस ऑडिट। निष्कर्ष, एयर पॉल्यूशन भारत की साइलेंट इमरजेंसी है और इसका समाधान कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी, एनफोर्समेंट और बिहेवियर चेंज से ही संभव है। प्रश्न 20, भारत की CBD को 7वीं नेशनल रिपोर्ट के आधार पर कमिटमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स डिस्कस कीजिए। CBD के तहत भारत की मुख्य कमिटमेंट्स हैं इकोसिस्टम और स्पीशीज कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज, फेयर बेनिफिट शेयरिंग यानी ABS, ट्रेडिशनल नॉलेज की सुरक्षा। भारत के फ्रेमवर्क, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बोर्ड्स और BMC, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, वेटलैंड और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज। मुख्य हाइलाइट्स, प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपेंशन, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, लेकिन इंप्लीमेंटेशन गैप्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। BMC को फंडिंग की कमी, डेवलपमेंट बनाम कंजर्वेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, इन्वेसिव स्पीशीज और क्लाइमेट चेंज का प्रेशर वे फॉरवर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में बायोडाइवर्सिटी मिनिस्ट्रिंग करना, इकोलॉजिकल कॉरिडोर प्रोटेक्शन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को इंसेंटिव, डेटा सिस्टम और मॉनिटरिंग मजबूत करना। निष्कर्ष, भारत के पास स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है लेकिन ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन कमजोर है। CBD गोल्स के लिए लोकल एम्पावरमेंट और गवर्नेंस रिफॉर्म जरूरी है। प्रश्न 21, CCU और इंडिया का नेट जीरो CCU यानी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सीमेंट, स्टील और रिफाइनरी जैसे हार्ड टू एबिट सेक्टर को डीकार्बनाइज कर सकता है। कोल से अचानक एग्जिट के बिना नेट जीरो पाथवे में हेल्प करता है। सिंथेटिक फ्यूल, केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए जा सकते हैं लेकिन बैरियर्स हैं। कैप्चर में हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हाई कैपेक्स, कार्बन प्राइसिंग का कमजोर इंसेंटिव वे फॉरवर्ड। CCU क्लस्टर बनाना, कार्बन क्रेडिट इकोसिस्टम और PPP मॉडल के जरिए R&D को बढ़ाना। प्रश्न 22, US इजराइल ईरान वॉर से एनर्जी सिक्योरिटी और शिपिंग पर खतरा। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा देता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में डिसरप्शन का रिस्क बढ़ता है। ऑयल प्राइस स्पाइक से भारत में इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। शिपिंग रूट पर खतरा, कमर्शियल वेसल पर अटैक से इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है। केप ऑफ गुड होप से रीरूटिंग होने पर डिले और कॉस्ट बढ़ती है। इंडियन ओशन में नेवल एस्केलेशन का रिस्क बढ़ता है। भारत पर प्रभाव, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपए पर दबाव, डायस्पोरा एवैक्यूएशन चुनौती,
ट्रेड स्लोडाउन भारत की डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी, यूएन फोरम्स में डी एस्केलेशन पुश, बैक चैनल डिप्लोमेसी, इजराइल, ईरान, गल्फ और यूएस सभी से बैलेंस टाइज भारत की नेवल स्ट्रैटेजी, अरेबियन सी में डिप्लॉयमेंट बढ़ाना, मर्चेंट शिप्स को कन्वॉय, एस्कॉर्ट, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, आईओआर के जरिए एमडीए, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और जॉइंट एक्सरसाइज। निष्कर्ष, भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिप्लोमेसी के साथ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम डिफरेंस अपनाना होगा ताकि ट्रेड और एनर्जी लाइफलाइन सुरक्षित रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।